आइए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। देखो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑल्दो व्हेन यू विल सी दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर स्पेशली, तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके इन्वॉल्व कम हो, है ना, स्पेसिफाइड आप किसी के टॉपिक्स हो, बट इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक। ओके, तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये हर जगह यूज होता है। अब जैसे समझिए मोल कॉन्सेप्ट, तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज होता है। फिजिक्स में जैसे वेक्टर हो जाए, काइनेमेटिक्स हो जाए, वर्क एनर्जी हो जाए, हर जगह यूज होता है ना। मैथमेटिक्स में अगर आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हो जाए, तो फंक्शन हो जाए, आपका नंबर सिस्टम हो जाए, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर जगह यूज होते हैं। तो देयर आर सम ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट विच आर जनरल टॉपिक। हो सकता है जनरल टॉपिक से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली ना पूछे जाएं, लेकिन उन जनरल टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। उसी तरह से सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, सॉल्यूशंस, दीज आर सच चैप्टर्स इन केमिस्ट्री जहां पर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या हो सकती है एग्जामिनेशंस में थोड़ी ही हो, लेकिन चैप्टर में या मैक्सिमम चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है, यूज होता है। सो सॉल्यूशन इज आल्सो अ वेरी जनरल काइंड ऑफ टॉपिक, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी इसके बनते हैं व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई एग्जामिनेशन, हर जगह पूछे जाते हैं। सो दिस इज, जहां तक सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर स्पेसिफिक भी इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल तो है ही है। तो आइए, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक नाउ, as this is a very important chapter. So what are solutions, है ना, जल्दी से लिखते चलेंगे इसको। What are solutions? सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशंस आर, जैसे आपने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, तो मिक्सचर्स दो तरह के होते थे, प्योर और इम्प्योर, है ना। मिक्सचर जैसे होमोजेनस मिक्सचर होते थे, है ना, हेट्रोजेनस मिक्सचर होते थे, प्योर सबस्टांसेज, इम्प्योर सबस्टांसेज। तो मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स वेयर बेसिकली नॉट कंसिडर्ड एज द प्योर सबस्टांसेज, दे वर द इम्प्योर सबस्टांसेज। तो सॉल्यूशन आल्सो बेसिकली दे आर नॉट प्योर, बट सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर, दे आर नॉट हेट्रोजेनस। तो यानी कि होमोजेनस मिक्सचर्स को हम क्या कह सकते हैं? हेट्रोजेनस, सॉरी, होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कह सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशंस आपके कैसे हो जाते हैं? दे आर होमोजेनस मिक्सचर। याद होगा आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सबस्टांसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर सबस्टांसेज। प्योर सबस्टांसेज जो होते हैं दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर सबस्टांसेज आर क्लासिफाइड एज मिक्सचर्स, and mixtures are classified as homogeneous and heterogeneous mixtures. And homogeneous mixtures जो होते हैं उन्हीं को हम solution कहते हैं। Any type of homogeneous mixture can be considered as solution. So what will be solution? What you can say? So solutions are the homogeneous mixture of two or more pure substances. Pure substances, ठीक है बेटा? ओके, दो या दो से ज्यादा। जनरली हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे दो सबस्टांस के मिक्सचर पे ही। तो मिक्सचर ऑफ टू सबस्टांसेज आर कॉल्ड, या सॉल्यूशन या मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर, homogeneous mixtures, that is solutions containing the homogeneous mixture or solution containing only two substances are called
बाइनरी सॉल्यूशन। मोस्टली आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में, ओके, यानी कि दो सबस्टांस के मिक्सचर की बात करेंगे, है ना। दो से अधिक भी अगर आपको स्पेसिफिक करके क्वेश्चन में पूछ सकता है, बट जो आपका जो डिटेल्ड स्टडी होगा, कॉन्सेप्ट्स जो होगा, वो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होगा। बाइनरी सॉल्यूशन मींस दो या दो से दो, ओनली दो, दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो। चलिए, तो ये हो गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में होता है, इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन को अगर हम देखें, BINARY, बाइनरी मतलब दो होगा सबस्टांस। तो बाइनरी सॉल्यूशन में मेरा बेटा दो तरह की चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड, है ना, आपका क्या हो जाएगा, वन विल सॉल्यूट एंड अदर विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वन कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन हो जाता है, द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है दैट इज सॉल्वेंट। द सबस्टांस that is present in a small amount in is called solute, और यहां the substance that is present in large amount is called solvent। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। चलिए इसको कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ओके, अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है बेटा, तो उस केस में आपके एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, है ना। द सॉल्यूशन इज नॉट बाइनरी, इन दैट केस मोर देन वन सॉल्यूट इज पॉसिबल, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे दे विल बी सॉल्यूट, और जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा इट विल बी सॉल्वेंट। सो द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, बट मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम एक को सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट हमें स्ट्रिक्टली डिफाइन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। सॉल्यूशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हो गया बेटा, शुड आई वेट? यस सर। यस सर। ओके बेटा, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो नेचर जो है, स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा कि क्या स्टेट है, नेचर है मैटर का। तो सॉल्यूशन आपका इस तरह से हो सकता है, गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा, है ना। गैस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। दूसरा आपका हो जाए, एक सेकंड और साइड कर दो।
गैसेस सॉल्यूशन। दूसरा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, है ना, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, और यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, तो ये तीन तरह के आपके सॉल्यूशन होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन में भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, हो सकता है सॉल्यूट आपके तीन तरह के हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉलिड सॉल्यूट। गैसियस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्यूट। इसमें भी बेटा इन तीनों में इस तरह के हो सकते हैं, तो मैं एक ही साथ लिख देता हूं, क्या जरूरत है अलग अलग। इन तीनों के लिए बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूट ये तीन तरह के हो सकते हैं, ये तीनों ही तीन तरीके के हो सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ऑल दीज थ्री सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, है ना। तो एक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूट, है ना, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट। ये तीनों तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं तीनों में, है ना। ऐसा नहीं कि लिक्विड में लिक्विड ले लेना, गैस में गैस, ऐसा नहीं है। गैस में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं। सॉल्यूशन में भी सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं, है ना। और गैसेस में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं। गॉट इट। यू कैन सी सम ऑफ द एग्जांपल। अगर हम गैसेस सॉल्यूशन की बात करें तो गैसेस सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एयर है, तो एयर में अगर हम देखें तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस, वी कैन से। वैसे तो एयर में आपके बहुत कुछ आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, वाटर का जो है आपको मॉइस्चर भी आ जाता है, मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर, है ना बेटा। तो हम जैसे एयर की अगर बात करें तो एयर कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन दैट, क्योंकि एग्जैक्टली एयर की अगर हम बात करेंगे तो एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है सब कुछ, है ना, नॉट ओनली गैस, बल्कि वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स हो गए वो भी एयर में आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए वो भी एयर में आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए एयर को आप सिंगल क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना। अगर हम जैसे कि कोई मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अब ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे तो वाटर नहीं बन जाएगा। बोलो हाइड्रोजन गैस को मिलाने पे वाटर बनेगा, बताओ। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को लगाएंगे, मिक्सचर करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या वाटर बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड होगा सर। नो सर। बन जाएगा वाटर, नो सर। नो सर। नहीं बनेगा बेटा। रिएक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। इतना आसान नहीं है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो अपने आप वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट विल नॉट फॉर्म, है ना। तो इट विल सिंपली रिमेन इन द मिक्सर। तो गैसियस में जैसे कोई भी दो गैस ले लो, बाइनरी मिक्सर की बात करो, कोई भी दो गैस ले लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेस्ट एग्जांपल है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ये कैसा हो गया, गैसियस मिक्सचर। अब मान लो कि नाइट्रोजन अगर ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, अगर नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो क्या होगा, बोलिए। उस केस में नाइट्रोजन अगर ज्यादा अमाउंट में है तो नाइट्रोजन विल बी एंड ऑक्सीजन विल बी सॉल्यूट। अगर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है
तो ऑक्सीजन विल बी सॉल्यूशन एंड नाइट्रोजन विल बी सॉल्यूट। तो गैसेस मिक्सचर हो गया, है ना। अब जैसे आप मान लीजिए कि लिक्विड में बात कर लें, गैसेस का जो है कि जैसे लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को जनरली क्या करते हैं हम लोग, है ना, नाइट्रोजन गैस में इसको हम लोग स्टोर करते हैं N2, तो नाइट्रोजन गैस में स्टोर करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर हो जाएगा, दैट विल बी द मिक्सचर। क्लोरोफॉर्म इज द लिक्विड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, एंड द सॉल्वेंट इज गैस। ओके, क्लोरोफॉर्म, अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, है ना। इस तरह के एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप वहां से मेमोराइज कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल जो भी होगा उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा काम ये समझाना है कि मिक्सचर किसी भी तरह का, सॉलिड में सॉलिड मिक्सचर, जैसे जितने भी एलॉयज हो गए, है ना, एलॉयज भी हो जाते हैं, ब्रास और जिंक, ब्रास जो है, तो ब्रास क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, है ना। तो इस तरह से जितने भी एलॉयज होते हैं, स्टील क्या हो गया बेटा, आयरन एंड कार्बन, है ना, तो ये स्टील हो गया। सिलिकॉन आपका उसमें ये भी आ जाता है ना, आयरन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, कई बार सिलिकॉन भी उसमें हम मिक्स कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट, एंड सिलिकॉन आर मिक्स्ड इन स्मॉल अमाउंट, है ना, बहुत ज्यादा में नहीं होता। तो अगर हम एलॉय की बात करें, स्टील की बात करें, तो स्टील में आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आयरन में आयरन हो जाएगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कार्बन, है ना। सो दैट इज योर स्टील हो जाता है आपका। तो स्टील में आपका बन जाता है कि कार्बन इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द आयरन, है ना। तो इस तरह से आपका, तो इस तरह से आप देखेंगे तो एल्निको है, एल्युमिनियम कोबाल्ट निकल, एल्निको की बॉडी बनाने के लिए, कार वगैरह की बॉडी बनाने के लिए एल्निको यूज होता है, एल्युमिनियम का है। तो इसमें निकल और कोबाल्ट कम अमाउंट में होता है, एल्युमिनियम ज्यादा अमाउंट में होता है। तो एल्युमिनियम इज एक्टिंग एज द स्टेनलेस स्टील का होता है ना सर, एल्निको? हाँ बेटा, स्टेनलेस स्टील में भी होता है और में भी होता है, कम से परसेंटेज अलग अलग होता है ना। नॉर्मल जो है आपका जैसे माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील में भी आपका आयरन और कार्बन ही होता है, स्टेनलेस स्टील में भी आयरन कार्बन होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है ना। मेटलर्जी चैप्टर में आप जैसे देखेंगे, है ना, आयरन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानेंगे स्टील्स के बारे में, है ना। चलिए, तो ये चीज है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, तो वो चीज है। गैस में भी आपका बन जाता है ना। तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पोर्स में, पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इज स्टोर्ड इन पैलेडियम। तो पैलेडियम इज बेसिकली मेटल है, उसमें आपको हाइड्रोजन गैस, उसमें उसके जो वाइड्स होते हैं ना, जो आपने अभी सॉलिड स्टेट पढ़ा है, तो उसके वाइड्स में आपको हाइड्रोजन गैस स्टोर कर देते हैं हम लोग, है ना। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है उसके वाइड्स में यूनिफॉर्मली मिल जाता है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स में। सो दैट इज पैलेडियम एंड हाइड्रोजन गैस का जो आपका मिक्सर होता है, तो पूरा H2 मॉलिक्यूल ही वो स्टोर कर लेता है, एक हाइड्रोजन ही, क्योंकि पैलेडियम इज अ बिग, उसका जो आपका वाइड्स होता है, वाइड्स आर आल्सो इन साइज। सो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम का जो हो गया, तो दैट इज द सॉलिड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट, है ना। तो एग्जांपल्स आर गिवन इन बुक, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम देयर, है ना। एग्जांपल आप एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काम आ सकता है, स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ये नोट कर चुके हैं? चलिए देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में भी पढ़ा है, वही सारी चीजें यहाँ भी हैं। वी विल सी द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम दो चार क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम किन किन टर्म्स में
रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? वन इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये यूज होता है आपका मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट लेते हैं. मास टू वॉल्यूम रेशियो. वॉल्यूम रेशियो ये है. अनदर वन इज, बहुत सारे हैं, पार्ट पर मिलियन, ppm, पार्ट पर मिलियन. अनदर इज मोलरिटी, मोलरिटी. एंड लास्ट में आप लिख लीजिए एक मोललिटी. मोललिटी है ना. कुछ बच्चों को नॉर्मलिटी भी पढ़ाते हैं. नॉर्मलिटी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, नॉर्मलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. चलिए देखिए. So these are the various ways of representing the concentration. मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट. मास परसेंट में आपका क्या हो जाएगा? वेट बाय वेट, है ना. मास परसेंट में वेट, ये रेशियो है. मास टू वॉल्यूम रेशियो, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोलना. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम. चलो नोट कर लो. मेजर जो है आपका मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोलरिटी, मोललिटी. ये जनरली आपको मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में यूज होता है ना. मेडिसिन में यूज होता है. ओके, जनरल डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री में मास टू वॉल्यूम नहीं यूज करते हैं. ओके, मेडिकल साइंस में यूज होता है. तो मेडिसिन वाले जो बच्चे हैं, दे विल बी इंटरेस्टेड फॉर दैट. फार्मेसी. चलिए इसको नोट करिए एक एक करके. आई थिंक आपको सारा पता है, सबका डेफिनेशन मालूम है सभी को. हम लोग सीधे क्वेश्चंस करें इन पे. बोलो बेटे. आयुष, should we directly move to the problems based on these concept? सर हाँ पीपीएम का एक बार बता दीजिए. हाँ, वही स्क्रीन मैं नहीं कह आ रहा रही हूँ. सर. स्क्रीन नहीं आ रही. ओके, एक बार देखते हैं. अच्छा, आयुष आ रही है स्क्रीन आपको? यस सर. ओके. सचिन, सचिन बेटा सर. स्क्रीन आ रहा है आपका? यस सर. तो आप कनेक्ट कर लो. मयंक, मयंक, मयंक रिकनेक्ट करके देखिए. ओके सर, ओके सर. हाँ जी, रिकनेक्ट करके देखिए, आ जाएगा स्क्रीन. डोंट वरी. आ गई सर स्क्रीन. इसलिए कह रहा हूं रिकनेक्ट कर लो, कोई नहीं. देखो, मैं पार्ट मिलियन पहले एक्सप्लेन करता हूं. पार्ट पर मिलियन, ppm. ppm इज पार्ट पर मिलियन. अब ये देखना होगा कि पार्ट पर मिलियन किसके टर्म में दिया है ना. ये जरूरी है. पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है?
पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि इन मिलियन, इन 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है बेटा? 1 मिलियन होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख दैट इज इक्वल टू 1 लाख होता है 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6 जाएगा 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो अगर आप कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, इफ यू से दैट 200 ppm, तो 200 ppm का एग्जांपल देख लो। अगर आप कह रहे हैं 200 ppm, so 200 ppm means 200 in 10 to the power 6, 200 in 10 to the power 6, ये मतलब हुआ। जैसे कि मान लो, क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो सिलिकॉन सेमी कंडक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन सेमी कंडक्टर करते हैं। सेमीकंडक्टर आपका चैप्टर भी है, 12th में पढ़ेंगे बच्चे फिजिक्स में। तो इन सेमीकंडक्टर इफ आई से 200 ppm aluminum in silicon vapor of semiconductor। अब सॉल्यूशन में भी एग्जांपल ले सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 200 का मतलब क्या हो गया? 200 एल्युमिनियम एटम पर 10 टू द पावर 6 सिलिकॉन एटम। यानी कि डोपिंग कितने से हुआ है, कितनी इंप्योरिटी है? 10 टू द पावर 6 सिलिकॉन एटम पे 200 एल्युमिनियम एटम है। समझे? पार्ट का मतलब क्लियर हुआ? बताइए आयुष। यस सर। हाँ, उसी क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं। वी विल सी द क्वेश्चन। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको मालूम है। वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। कम ऑन, डू इट। नोट कर लो इसको जल्दी से। सर सिलिकॉन के बाद क्या लिखा है? सिलिकॉन, ये वेफर मतलब होता है कि जैसे आप याद करिए, है ना, जो टोस्ट वगैरह खाते हैं, टोस्ट का वेफर कहते हैं ना उसको। तो यस वेफर सर। मतलब एक परत, लेयर, है ना, वो चीज। तो सिलिकॉन का एक सीट है, लेयर है, उसमें आपके कितने आपको आपको प्रेजेंट है, आपको एल्युमिनियम की डोपिंग कितनी प्रेजेंट है। तो 200 पार्ट पर मिलियन इन 10 टू द पावर 6, वो चीज है। हो गया सर। अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सर नीचे वाला मत बेटा। ओके ठीक है, कर लो, जल्दी लिखिए। हाँ,
हो गया सर। ओके। चलिए क्वेश्चन करिए। विल सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। कैलकुलेट द mole fraction of ethylene glycol ethylene glycol is basically diol, है ना? तो दैट इज फॉर्मूला मैं दे देता हूं, C2H6O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ethylene glycol। ओके, सो नोट इट डाउन। In a solution containing in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ठीक है, देखो बोर्ड में कभी कभी और मेंस में इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, बताता नहीं है कि भाई किसमें है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट तो दे दिया, सॉल्वेंट नहीं दिया। तो देख लो, जनरली जब सॉल्वेंट नहीं देता है तो कौन सा सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा, याद रखना है ना, अंडरस्टूड रखिएगा इस बात को। जब सॉल्वेंट नहीं दिया है तो विच सॉल्वेंट विल बी देयर, वाटर विल बी द सॉल्वेंट। अगर वाटर नहीं है, कोई और सॉल्वेंट और नहीं दिया है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, वैसे तो वाटर भी हो तो देना चाहिए, एक्वस देना चाहिए, बट जो जेई मेंस और आपका पैटर्न है, दे जनरली अवॉइड राइटिंग इन केस ऑफ वाटर। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, समझा? ओके। और वैसे भी इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, इट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल का जनरली सॉल्यूशन किस में बनता है, वाटर में बनता है। सो इथिलीन ग्लाइकोल इज बेसिकली इथेन 1,2-डाइऑल है, मैंने बताया था, यानी कि COH तो ये है। तो अल्कोहल का जनरली सॉल्यूशन वाटर में बनता है ना? तो बेसिकली क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल इज आल्सो डाइऑल, अल्कोहल है ये, अल्कोहल। तो इन दैट केस 20% बाय मास है, यानी कि 20% इथिलीन ग्लाइकोल हो गया और 80% बाय मास क्या हो गया, वाटर हो गया। बस इतना ही मुझे बताना है, बाकी आप करिए खुद से। डू दिस, कैलकुलेट द मोशन, है ना? मैं इसमें आपको एक और पार्ट दूंगा, ये इसका सेकेंड पार्ट दे रहा हूं इसमें, ये ए हो गया, मैं इसमें 2 पार्ट दूंगा। ऑल्सो कैलकुलेट द मोलरिटी and molality of the molality of the above solution of ethylene glycol is that। तो आपको इसमें 2 पार्ट करना है। चलो करो, 5 मिनट का टाइम देता हूं।
सबको लग जाओ बेटा, करने लगो क्वेश्चन को। कम ऑन डू दिस। चलो मोस्ट अगले हफ्ते खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। या एक क्लास और एक्स्ट्रा लग सकता है। चलिए करो आप लोग। पहला पार्ट आ गया, यस सर। फर्स्ट पार्ट आ गया बेटा। हाँ सर, आ गया। चलिए सेकेंड पार्ट और का दोनों करो, मोलरिटी एंड मोलिलिटी। क्या आया मेरा बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर? 0.06। 0.06 ना, गड़बड़ आ रहा है। मैंने सही लिखा ना? 20%। सही तो लिखा है, ध्यान से करो, गड़बड़ आ रहा है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन समझते हैं ना? नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, Solute, यानी solute. हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंसेस। तो पहला पार्ट जल्दी से करिए। यस सर, 0.06 आ रहा है। 0.06 आ रहा है। 06 आ रहा है। अच्छा एक और डेसिमल तक करो। कर रहे हैं सर। हाँ एक और डेसिमल प्लेस तक करो, फिर सही हो जाएगा। दो प्लेस, दो डिजिट तक तो जरूर आना चाहिए। हाँ नॉन जीरो दो डिजिट तक जरूर लिखिए, एक डिजिट तक मत दीजिए आंसर। ठीक कर रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, करो। जीरो 0.67 आ रहा है सर। अब 0.067। 0.067, चलो ठीक है ना। उसके बाद भी आएगा तो जल्दी। हाँ 0.068, 0.067 सही है, दोनों चलेगा, है ना। ओके समझ गया। मान लीजिए, ले लीजिए लेट सॉल्यूशन, कुछ मान लीजिए टोटल सॉल्यूशन, चलो 100 ग्राम होते हैं बेटा बाय मास। तो मास परसेंटेज क्या दिया है? 20% बाय मास दिया है ना। तो अगर 20% बाय मास दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा बताओ? मास ऑफ C2H6O2 that will be 20 ग्राम, है ना। मोलर मास तो आपको पता, डायरेक्टली कर देते हैं, देयरफॉर मोल्स ऑफ C2H6O2 that will be 20 divided by molar weight, है ना। मोलर वेट इसका क्या हो जाएगा? कार्बन है 12, तो 12 प्लस 12 का 2 यानी कि 24 प्लस 6 प्लस 32, सो दैट इज 30 प्लस 32, दैट इज 62 मोल हो गया आपका, है ना। सो 20 बाई 62 इज द मोल, so that is 10 by 31. So how much it will be? 10 divided by 31. So it will be equal to 0.3
0.3226 आ रहा है। आप चाहिए तो ऐसे लिख लीजिए 0.323 है ना, या ठीक है चलो 0.323 काफी है, इतना ही रहने देते हैं। और वाटर का क्या हो जाएगा, सिंस मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा 80 ग्राम, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया मेरा बेटा, मोल्स हो जाएगा आपका 80 बाई मोलर मास क्या होता है 18, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40/9, तो 40/9 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड 1 सेकेंड 40 divided by 9, so you will be getting 4.444, this will be your moles of water. Therefore mole fraction of C2H6O2 equal to क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ दिस दैट इज 0.323 डिवाइडेड बाई 0.323 प्लस 4.444, so that you will be getting, how much you will be getting, so 0.323 divided by 0.323 plus 4.444, so how much it will be? It will be equal to 6.0678 आ रहा है, यानी कि 778 आगे चलता जा रहा है, तो डेट इज 7757 इस तरह से चलता जा रहा है, तो दिस इज 0.678 यानी कि 0.068 so 0.068 will be the mole fraction of the ethylene glycol। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी अब हो जाएगा। देखो मोल निकल गया है ना, मोल निकल गया है ना बेटा, तो मोलरिटी क्या होता है बी पार्ट में, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है, सही बात है, तो मोलरिटी तो नहीं निकल पाएगा, मोलरिटी निकल पाएगा है ना। सर डेंसिटी 4.025 डेंसिटी तो गिवन होगा तब ना, डेंसिटी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना। सर मोलरिटी अपने आप से ले ले 1, नहीं ले सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन देखो 20% है, 20% में डेंसिटी फर्क पड़ जाएगा है ना बेटा। अब मोल फ्रैक्शन देखिए एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, मोल फ्रैक्शन देख लें। मोल फ्रैक्शन तो आपका इसमें कम है, लेकिन फिर भी डेंसिटी में फर्क पड़ जाएगा, बाय मास 20% है ना। तो ये चीज है, तो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए यहाँ। तो डेंसिटी अगर इस क्वेश्चन में मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन डू, मोलरिटी निकल जाएगा। मोलरिटी क्या हो जाता है, MOLA LI 4.025 आएगा सर। हाँ वो आ, तो दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट हाँ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.323 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना था 80 ग्राम था, क्योंकि 20 ग्राम ये है तो 80 ग्राम ये हो जाएगा, तो 80 ग्राम का क्या हो जाएगा इन केजी 0.08, यही ना हो जाएगा 80/1000, ये हो जाएगा केजी, तो 0.08 है ना। तो मोल पर केजी, ये क्या हो गया मोल पर
kg। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, हाउ मच यू विल गेट? 4.025। हाँ ठीक है, तो दिस विल बी 0.323 divided by 0.08, so this will be 4.0375। इतना आ रहा है मेरा तो 4.0375 मोल पर केजी, यही आ रहा है, बोलो। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा सही। ये चीज है, डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी अगर दिया रहे तो काम आपका बन जाएगा मोलरिटी निकालने के लिए भी, है ना? सर 025 है आ रहा है सर। नहीं बेटा, एक बार चेक कर ले, रुको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मैंने गड़बड़ तो नहीं लिया। ये तो मैंने ऊपर सही लिया है, 0.323 एंड डिवाइडेड बाय 0.08, और ये कितना आ गया बेटा, 4.0375 आ रहा है। ओके 4.0375 आ रहा है, दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। Yes, यस sir. मेरा भी 4.03 आ रहा था। हाँ 375 आएगा, दिख रहा है ना बेटा? देखो हाँ सर जी। हाँ, थोड़ा सा उसको सही से करो। चलो कर लो, अगला क्वेश्चन देखें। सर राउंड ऑफ करके तो आ ही जाएगा सर 0.43। नहीं आप क्या बोल रहे हैं, 0 पॉइंट? मतलब सर 4.03 आ ही जाएगा ना सर राउंड ऑफ करके। नहीं 375 आ रहा है ना, 375 आ रहा है, राउंड तो बाद में इसको करोगे ना राउंड, तो राउंड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4.04। अच्छा 04 बोल रहे हो? सर मेरा आया 4.025 आया ना सर। 025 आया ना बेटा, नहीं तो वो बहुत डिफरेंस है ना, 25 और ये 375 है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, चेक करो ना, आ जाएगा। तुम डिवाइड तो करो, देखो हाथ से भी डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। ऊपर क्या जाएगा, यहां से मैं इसको 2 जीरो हटाता हूं तो यहाँ हो जाएगा 32.3। तो 8 डिवाइडेड बाई, सॉरी 32.3 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 पहले 32 लगेगा, बोलो 32 लगेगा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 32, तो ये कट गया, अब 3 आ गया, तो 0 आ जाएगा, डेसिमल आ गया, 0 आ गया। अब 0 लगाओगे, बताओ तो 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा आएगा ना, 3 24 आएगा ना बेटा। तो 2 कैसे आ रहा है आपका, कहां से 2 कर लिया, बोलो? हो गया 6। अब 0 करो, तो 0 करोगे तो 60 हो गया, कितना लगेगा 7 बार में, कितना 56, तो 56 बच गया 4। अब 0 करो तो 5 लग जाएगा, आ तो रहा है, बोलो आयुष? सर हम 322 से डिवाइड किए थे सर। अच्छा 322 लिया था, यहाँ 323 लिया, कोई नहीं चलेगा, उतना चलेगा। चलो वही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ देखो हिसाब से देखो, चलो तब कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, चलो उतना चलेगा, है ना? लेकिन फिर यहाँ राउंड जब भी करो तो एक आगे वाले से करो, छोड़ो मत। जितने डिजिट, जैसे 3 डिजिट रखने तो चौथा जरूर देखिएगा, चौथे के हिसाब से डिसाइड करिएगा, समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, फिर सही है, 322 से किया तो सही है, उतना चलता है ना बेटा, उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ हाँ चलिए, उतना चलता है आयुष, उससे कोई इशू नहीं है। वही मैं आपको, फिर यहाँ तो दिख रहा है ना, तो आपको पहले बोलो ना कि 322 लिए हो, क्या आएगा 322 में, वो फिर कोई इशू नहीं है। आओ आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करो, 1-2 क्वेश्चन और करो।
अब यहां देख लो, यहां पर मास बहुत कम है, मास परसेंटेज अगर बहुत कम होगा तो डेंसिटी आप 1 के बराबर मान सकते हैं, 1 ग्राम पर ml, है ना, वो चीज है। ज्यादा मास होगा तो नहीं मान सकते, तो इस क्वेश्चन में आप डेंसिटी 1 मान सकते हैं। देखो एक सेकंड बेटा, राइट डाउन द क्वेश्चन। Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 450 ml सॉल्यूशन। यहां तो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml, तो यहां तो कोई इशू ही नहीं है। करिए इसको। ऑल्सो फाइंड the molality of this solution, molality of this solution करो। also find the molality of this solution, करिए। ऑफ। come on this question। हो गया? आ गया? जल्दी Yes, sir. बताइए। हाँ, Yes, कितना sir. आया? 0.27. 27. हाँ ठीक है। देखो मैंने बताया ना, जिस डेसिमल प्लेस तक का जवाब दो उसका एक आगे तक जरूर करो, ये याद रखिएगा। जैसे 2 डेसिमल तक दे रहे हैं तो 3 Yes, तक sir. करके Yes, sir. राउंड निकाल करिएगा। लेते sir. 3 करना है तो 4 तक करके जवाब दीजिएगा, तब जवाब सही आएगा। 1 डेसिमल तक में तो कभी छोड़ो ही नहीं, 1 में देना है तो 2 तो जरूर करो, 2 करके ही जवाब देना है, नहीं तो बहुत का फर्क पड़ जाएगा। Zero point 2777. हाँ तो 278 हो गया या 28 कह लो, ऐसे कह लो, है ना, इसीलिए मैंने कहा। चलिए कर लीजिए बेटा। मोलरिटी हो गया, मोलरिटी भी निकालिए। फाइंड द मोलरिटी ऑल्सो, सबको ही करो, सभी बच्चों को करना है, कैलकुलेशन करते जाइए।
हो गया? बोलो बोलो बेटे, कम ऑन टेल मी। हो गया बच्चा? मयंक आया आपका? सर मोलैलिटी निकाल रहा हूँ। हाँ निकालिए। रितिका? कर रही हूँ सर। सुकन्या, हैव यू गॉट द आंसर? सर सॉल्व करिए बस एक मिनट। हाँ करिए करिए। राघव? यस सर, कर रहा हूँ चलो, सर। हाँ जल्दी से आंसर निकालिए। Sir, 1.315. 1 पॉइंट इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा? अच्छा मास को, हाँ कर दो, आ जाएगा कोई नहीं। मास को केजी में करोगे आ जाएगा। Sir, आया सर 1.3157. अच्छा ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर लो, सबको ही करो। आई विल सी द फाइनल। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो जाता है? मोलर मास ऑफ NaOH, तो ये तो बहुत ही आसान है। सोडियम का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 1 24 प्लस 16 that is 40 ग्राम। हाउ मच यू विल गेट? 40 ग्राम। सो 40 ग्राम आ गया, 40 ग्राम आ गया मोलर मास। फॉर मोल्स ऑफ NaOH, how much what it was? 5 gram, 5 upon 40, so how much it will be? 1 by 8, 1 by 8, तो 1 by 8 मोल। ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 1 by 8 मोल आ गया। अब आपके पास वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा? सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, that is 450 by 1000, that is 0.45 liter। therefore मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा आपका 1/8 डिवाइडेड बाई 0.45 मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू जो है आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, सो यू विल राइट दैट। सो 1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.45, हाउ मच यू विल गेट? 0.2777 चलता जा रहा है, यानी कि दिस इज 0.278 या 0.28, कुछ भी कर लो, मोल पर लीटर। ये आ गया, ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। तो अब देख लो, मास क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 450 ml है, तो 450 ग्राम ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देखो 5 ग्राम बस आपने ऐड किया है ना, NaOH, तो 5 ग्राम है, 450 ml सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ऑलमोस्ट 450 ग्राम ही हो जाएगा, 450 ग्राम के आसपास आ जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन का ले लो 450। अगर आप 455 भी लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं।
बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो 450 से 455 के आसपास में कुछ भी हो सकता है, तो आप 450 ही लेके चल दो। तो मास मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जो है सॉल्वेंट का 445 कर देते हैं। 445 450 दोनों में कुछ भी ले सकते हैं, चलेगा, है ना, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है और 5 ही ग्राम है, तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अप्रोक्सीमेटली लिख दो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 445/1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 445/1000। हाउ मच इट विल बी, बोलिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 445/1000, है ना। तो ऑलमोस्ट पास में ही आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपको 0.445। ओके, देयरफॉर आपका मोलैलिटी क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण हम ये कंसीडर कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कंसीडर कर सकते हैं 1 डेंसिटी, ठीक है। कंसीडरिंग द डेंसिटी 1, यहाँ पे हमने क्या माना है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर एल, क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर के बराबर मान लिया, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो मोल कितना हो गया, मोल हो गया, कहां गया, 1/8 इंटू 0.445, यानी कि मोल पर केजी, मोल पर केजी ये आ जाएगा। इसको कर लीजिए, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0.445, so almost you will be getting 0.281 या 280 है, तो वही आ रहा है। तो 0.28 मोल पर केजी के आसपास आ जाएगा, समझा। अगर आप इतना भी लेते हैं तो भी 0.28 के आएगा, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपका बेस्ट रिजल्ट है। ओके, चलो, तो इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन करो आप लोग बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मास परसेंट, ये तो इजी है, कैलकुलेट अ मोल फ्रैक्शन। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यू डू। कैलकुलेट द, एक सेकेंड, calculate the mole fraction and molality. Calculate the mole fraction and molality of benzene in solution containing एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको बाद में करते हैं, मोलैलिटी को बाद में। ऐसे लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सेकेंड पार्ट में उसको लिखेंगे इन सॉल्यूशन containing 30% by mass
सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, है ना, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. तो 30% by mass क्या है? 30% by mass आपका बेंजीन होगा इसमें, है ना। अब आप इसका सेकंड पार्ट लिख लीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट कह लो, है ना, सेपरेट लिख देते हैं। और फाइंड द मोलरिटी ऑफ एबव सॉल्यूशन। अब करो, अब ठीक है ऐसे। मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ डू दिस, करिए बेटा। मोल फ्रैक्शन निकालिए। मास परसेंट तो 30% हो गया, है ना, 30% मास परसेंट हो गया आपका। चलिए इसको सॉल्व करिए, दोनों पार्ट कैलकुलेट करो बेटा। आ गया, आ गया ये। कम ऑन, सर निकाल रहे थे। अच्छा निकालो। मयंक बेटा आ गया आंसर। Sir, 0.458. कितना? 458. 0.458। ओके, लेट मी चेक। फर्स्ट पार्ट का 30% Yes. बाई मास। ओके,
Yeah, it's correct. So the first solution is, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपका आ गया 0.458. सेकेंड पार्ट का करो बेटा. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन 458 आ गया सर. हाँ बिल्कुल. सेकेंड पार्ट का कर लिए. Yes, sir. 5.49 आ रहा है. हाँ कितना आ रहा है? 5.49. 49. चलो ठीक है. सचिन आपका आया बेटा. सचिन गेट द आंसर. हाँ बोलो, सही से बताओ. आ गया. Yes, sir. हाँ बोलो. देखो 100 ग्राम फिर से ले लीजिए. लेट स्टेक, कुछ भी मास ले सकते हो. बेस्ट है 100 ग्राम, तो परसेंटेज उसी तरह से निकल जाएगा ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये पहला स्टेप हो गया. देयरफॉर मास ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 that is 30 gram, and mass of carbon tetrachloride that is CCl4 that will be 70 gram, है ना. therefore mole of C6H6, so that is you will be getting 30/78. so on solving you will get point. There I have done the calculation. so 385 and moles of, इसको मान लो N1, and moles of mole of CCl4, so that will be 70 divided by इसका weight कितना हो जाएगा. क्लोरीन का 35.5 होता है into 4, so this will be 70 142. 142 plus 12 that is 154 आ जाएगा. तो 154. so how much mole fraction it will be coming? 455. so that is N2. तो यहां से अब आपका सॉल्व करके आ जाएगा. therefore mole fraction of C6H6 था ना. C6H6, how much it will be? mole fraction of C6H6, how much it will be? 0.454. नो बेटा, ये है ना N1 है ना C6H6 का. अच्छा टोटल सॉल्यूशन. हाँ सो 0.384 या 5 जो भी है डिवाइडेड बाय 0.838. बिल्कुल 0.455. so this will be coming to be 0.458. ये आ जाएगा. अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में आपको क्या चाहिए होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट. मोल तो दोनों का पता ही है इन केजी. तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा जो ज्यादा में होगा? दैट इज सॉल्वेंट इज CCl4. हाँ तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.07 kg, है ना. 485 आ रहा है सर. हाँ तो वो देखते हैं. देयर मोललिटी विल बी 0.385 and divided by 0.07. तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोल पर केजी हो जाएगा. मोल पर केजी. सो यहां से आप डेसिमल कट करें तो 1 2 तो ये हो जाएगा 38.5 डिवाइडेड बाय 7 मोल पर केजी. सो हाउ मच यू विल गेट? 35. 5 हो जाएगा, बचेगा आपका 3. सो 5.5 ही आ गया. क्या बात है ना. 3 बच रहा है ना. तो जो भी है आसपास मोल पर केजी, 5.5 मोल पर केजी, है ना. चलो, so that is you are getting
चलिए एक क्वेश्चन तो और एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, उसको करो। ये सबको क्लियर हो गया? सचिन बेटा, डिड यू गेट इट? Yes, sir. ओके, सो एक और क्वेश्चन कर लीजिए तो ये सारा कैलकुलेशन कंसंट्रेशन वाला आपको समझ में आ जाएगा काम। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, है ना, मास ऑफ यूरिया। यूरिया वाज द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली, है ना, वूलर्स। ओके, सो NH2CO NH2, so that is urea. Okay, calculate the mass of urea required calculate the mass of urea required in making 2.5 kg 2.5 kg of 0.25 मोलल। मोलल मतलब मोलरिटी की बात हो रही है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है बेटा, एक्वस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन इन वाटर। चलिए इसको, कम ऑन डू इट। हो गया बेटे? हाँ करिए, आगे आंसर। डिड यू गेट द आंसर? ओके,
सबका आ गया इसका आंसर बेटा? रितिका, डिड यू गेट द आंसर? No, sir. रहे हैं या नहीं समझ में आया? Solving, sir. सॉल्विंग, ओके। चलिए तब तक एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं हो गया। सचिन आवाज कट रही है बेटा आपकी। एक होमवर्क में ले लो, कैलकुलेट, है ना, मोलरिटी, सब कुछ करना है इसमें। मोलरिटी, 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 मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, है ना, पोटासियम आयोडाइड। इफ आयोडीन का क्या होता है मास 127, याद रखिएगा। ओके, आयोडीन का मास होता है 127, पोटासियम का आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of density of 20%, 20% मास बाय मास, है ना, मास बाय मास परसेंट दिया है ये, मास परसेंट, मास बाय मास मतलब 20% मास परसेंट हो गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, देख रहे हो 80% बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी चेंज हो जाता है। एक्वेशन ऑफ KI इज 1.2 ग्राम, सिंपली दे 0.2 दिया, 1.2 ही ले लो, ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर, ऐसे लिख लो, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्लियर? ये करना है। ऊपर वाला आ गया आंसर, इसका आ गया बेटा? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg मोलल kg ऑफ 0.25 मोलल सॉल्यूशन। तो बेटा 2.5 kg सॉल्यूशन टोटल बनना है, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट हो गया ना 2.5, तो मास ऑफ, ऐसे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बोलिए बेटा, आगे तो बोलो सर के बाद। एक बार आप सर आंसर कितना है इसका? आंसर मुझे पीछे देखना पड़ेगा, रुक जाओ मैं देखता हूँ, है ना। आंसर तो भाई या तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा, 2 मिनट लगेगा, है ना, उतने टाइम में मैं सॉल्व कर दूंगा। देखते हैं। ठीक है बेटा, 2 मिनट रुकिए, सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, कितना हो गया, 2.5 kg, तो दैट इज kg में ही चलो लिख लेते हैं, 2.5 kg, है ना। तो kg हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2.5 kg। तो अब जो है इसमें हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मोल के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट अलग से ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को मान लो x, है ना, और ये हो गया y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.5, दोनों मास है। दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ रहे हो? यस सर। हाँ, चलो ठीक है, दोनों को केजी में लिया है बेटा। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है मेरा बच्चा, यूरिया है ना, मास ऑफ यूरिया इन ग्राम क्या हो जाएगा है, तो ये हो जाएगा 1000x ग्राम हो जाएगा, है ना, 1000x ग्राम, वेयर x इज इन kg। अब देखो ये क्वेश्चन लिख लीजिए तो आप लोग,
इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। आई विल रब दिस, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पेज फॉर होमवर्क। तो मोलर मास हम देख लेते हैं यूरिया का क्या होता है बगल में, मोलर 60. मास ऑफ 60 आ रहा है। हाँ चलो 14 Yes, 14 sir. 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, so this 20 20 30 40 50 60, it's coming to be 60. So therefore mole of urea, moles of urea कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 1000x by 60, यानी कि ये कितना हो जाएगा x by 3, नहीं 10 नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, 50x by 3। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 50x by 3 मोल हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, एवरीवन हैज रिटन इट। आइए देखिए, ये आपके पास निकल गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, y है, देयरफॉर मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी जो हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ यूरिया, दैट इज 50x by 3 and divided by mass of solvent, that is y, and how much it is given, कहां गया, क्या दिया था 0.25, how much it 0.25। तो बेटा यहां से आपको क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से आपको आ जाएगा 0.25। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो 0.25 है तो दैट इज 25 by 100 कर लो, 25 by 100 50 कट गया 2 से, 50 कट गया 2 से, तो ये क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200x प्लस 3y, क्या कर रहा हूं, सॉरी 200x इक्वल टू 3y, इन आएगा, ये कट गया 2 से 25, तो 2 into 100, 200x इक्वल टू y, ये आ गया। इज दैट क्लियर? अब आप यहां था हमें निकालना, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया निकालना था, तो मेरा बेटा आप इसमें y की वैल्यू इसमें रख दो, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 200 by 3x, ठीक है, y हो जाएगा 200 by 3x, इसमें रख दीजिए। तो यहां से देयरफॉर क्या आ जाएगा, x प्लस 200 by 3x इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपको, x कॉमन आ जाएगा, ये 3 ऊपर आएगा, तो 203 by 3 इक्वल टू 2.5। यहां से आपको x 2.5 इंटू 3 by 203, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको देख लो, 2.5 किलो ही है, 2.5 किलो से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, है ना, समझा ना। So 2.5 into 3 and divided by 203, so how much it is, this is कितना, 0.369, 0.0369, so 0.037 kg, 0.037 kg, और आंसर इज 0.037। किसका आ गया बताओ, who has got 0.037 kg? सर हाँ मैंने ग्राम में लिया था, तो सर मेरा ग्राम में आया 36.946। बेटा 36.9 कैसे आ सकता है, 2.5 किलो तो पूरा सॉल्यूशन है, 36 किलो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, जरा सर मैं सोचो। ग्राम में कह रहा हूँ, ग्राम में लिया है, ग्राम अच्छा ग्राम तो सही है ना, ग्राम में तो सही है ना, हाँ तो ग्राम में 369 सही है ना, 369, ठीक है। अच्छा तो ग्राम में कन्वर्ट करो ना तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ रहा था ना 369.0369 kg आ रहा था, तो ग्राम में करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.9 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर
ठीक है बेटा, ओके। हाँ फिर सही है, 37 ग्राम, समझा सचिन? यस सर। हाँ तो सही है बिल्कुल, है ना। अब आंसर ग्राम में देगा तो कन्वर्ट कर, 36.9 कह लो या 37 ग्राम कह लो, आसपास ही है ना, इतना क्लोज वैल्यू नहीं देगा ऑप्शन में। अब जो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राफ, है ना। कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अच्छे से रिवाइज करिए सारी चीजों को। तो आज यहीं पे क्लास को ओवर करता हूँ। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन एज होमवर्क, ओके बेटा। चलिए गुड नाइट।